Good morning, students. So, today we will start your first chapter of economics, the story of village Palampur. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ओवरव्यू, द इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो, फार्मिंग इन पालमपुर एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर. So, overview, a story of a hypothetical village called Palampur to introduce some basic concepts relating to production. सो ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी एक काल्पनिक विलेज है. रियल में ऐसा कोई विलेज है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन को समझाने के लिए, प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक हाइपोथेटिकल विलेज जो है वो हमने माना है. उसके माध्यम से ही विलेज में क्या क्या होता है हम ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को समझाएंगे. नाउ इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज well connected with neighboring villages and towns like Rayganj. Bullock carts, tangas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors, etc. Types of visible transport facilities are available on the routes of Palampur. The village has two primary and one high school and also has a primary health center run by the government and one private dispensary. सो पालमपुर एक स्मॉल विलेज है जो कि अपने आसपास के नेबरिंग विलेजेस से एंड टाउन से वेल कनेक्टेड है. उसके आसपास का अगर टाउन की बात करें तो रायगंज जो है वो एक बड़ा टाउन है. काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो पालमपुर में अवेलेबल हैं. चाहे बुलक कार्ट्स हो, टांगाज हो, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, ट्रक्स, ये सभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पालमपुर में अवेलेबल है और इसी वजह से वो वेल कनेक्टेड है. पालम और आगे बात करें तो दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है विलेज में एंड एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट रन करती है, रन बाय द गवर्नमेंट. एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है. डिस्पेंसरी मीन्स फार्मेसी, और हम आसान भाषा में कहें तो मेडिकल स्टोर. मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. गांव में पालमपुर में जितने भी जो ज़्यादातर घर हैं सब में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं. Small manufacturing, transport, shopkeeping and farming are the production activities of the village Palanpur. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, फार्मिंग, ये सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर की. अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन जो समझने का है, जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसी को समझने के लिए हमने ये विलेज, यहाँ हाइपोथेटिकल विलेज का यूज किया है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रही है या प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज़ का, तो उसका मेन गोल होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. और उसके लिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत है वो होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल. सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर. अगर हम लैंड की बात करें तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी. लैंड नेचुरल रिसोर्स है, अवेलेबल है हर जगह. नाउ लेबर एंड कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड. फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लेबर इज रिक्वायर्ड एंड फॉर फाइनेंशियल एड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स होंगे वो भी चाहिए. वर्कर्स काम करेंगे तो यानी लेबर की रिक्वायरमेंट है. फैक्ट्री दो तरह की हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव हो सकती है यानी कि जहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड हो, और दूसरी हो सकती है जहाँ कम वर्कर्स की डिमांड हो. लेकिन डिमांड तो रहेगी, वर्कर तो काम करेंगे तभी इंडस्ट्री चलेगी. सो लेबर भी रिक्वायरमेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर फाइनेंशियल एड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. बिना फाइनेंशियल एड के, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है. तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो दैट इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल को दो तरह से डिवाइड किया गया है. एक वर्किंग कैपिटल है और एक फिक्स कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल मीन्स यानी कि जो मनी इन हैंड, जो हमारा पैसा है जो हमारे पास अभी राइट नाउ एनी टाइम अवेलेबल है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल. अब वो क्यों ज़रूरी होता है? टू फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. मीन्स आपको कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री है जो आप रन कर रहे हैं,
उसके लिए रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल है, जिससे फिनिश गुड तैयार होगा, उसको खरीदने के लिए आपके पास हमेशा आपके पास अवेलेबल पैसा होना चाहिए। इसके साथ-साथ मनी इन हैंड और क्या यूज़ है? आपके इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को वेजेस देना होता है। डेली वेजेस हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। दूसरे तरह की कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल, दैट इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। यानी अगर आप इंडस्ट्री एक अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप पहले पूरा प्लांट है वो सेटअप करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएँगे, उस टूल्स खरीदेंगे कुछ। तो इन सब के लिए ऐसा नहीं है कि ये बार-बार खरीदे जाते हैं, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार किया जाता है। यानी जो मशीनरीज़ हैं, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, वो कोई बार-बार हम सेटअप नहीं करेंगे। वो कई सालों में हमें एक बार करनी होगी, जब वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोला गया, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, तो जो इन्वेस्ट होगा, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बार-बार नहीं होगी। जो बार-बार हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। ना एक और तरह का हम कैपिटल की बात करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल वही है लेबर। हम लेबर को ही ह्यूमन कैपिटल भी बोल देते हैं, क्योंकि दैट रिक्वायर फॉर द सेलिंग पर्पज़। अब प्रोडक्शन आपने किसी चीज़ का किया, तो अब उसको सिर्फ प्रोडक्ट आपने उत्पादन कर लिया, उसको अपने पर रख के ही तो कुछ काम नहीं होगा, उसको सेल आउट भी करना पड़ेगा। तो दैट उसके लिए जो ह्यूमन कैपिटल लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। हम बात करते हैं थोड़ा पालमपुर के बारे में। हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जान करेंगे कि जो फार्मिंग पालमपुर में होती है, उसको कौन-कौन से फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं। हम इन्हीं प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स की हेल्प से ही इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो वहाँ की फार्मिंग को अफ़ेक्ट करते हैं। नाउ लैंड इज़ फिक्स्ड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लैंड की बात करें, किसी गांव है, वहाँ ज़मीन जो है वो फिक्स है, ठीक है। वहाँ वो लैंड एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन, जितने एरिया में खेती करनी है वो फिक्स है, उसको हम बार बार बढ़ा नहीं सकते हैं। और 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया भी आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। तो पालमपुर अगर गाँव की बात करें, तो वहाँ की 75% पॉपुलेशन भी किस पर डिपेंडेंट है? फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। और लैंड एरिया जो है वो कल्टीवेशन का वो फिक्स है, जितने एरिया में खेती होती है वो एरिया फिक्स है। और साथ में फिक्स होने के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो लैंड है वो वहाँ रहने वाली सभी फैमिलीज़ के लिए बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ फॉर एग्जांपल 450 फैमिलीज़ रह रहे हैं या 450 घर हैं वहाँ, तो सभी के पास इक्वल लैंड होगा, नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास है ही नहीं। वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर। सो ये एक लैंड जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर इज़ चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। सेकंड फैक्टर, क्योंकि हमको पता है कि लैंड फिक्स है, हम लैंड कल्टीवेटेड लैंड एरिया नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमको अपना कल्टीवेशन का जो तरीके हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। नाउ यूज़ ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हमें मल्टीपल क्रॉपिंग या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी होंगी। नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? Cultivation of different types of crops in the same piece of land at same or different time is known as multiple cropping. एक ही पीस ऑफ लैंड पर आप अलग अलग तरह की क्रॉप जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। अगर आप ज्वार और बाजरा रेनी सीजन में ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो आप अक्टूबर दिसंबर के बीच में ग्रो कर रहे हैं, एंड वीट आप विंटर सीजन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये आप सेम पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं, और इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ये इससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपको अलग से लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, उसी लैंड पे जो जितना आपके पास है, आपने मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर ली। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स क्या हैं? आपके पास HYV सीड्स आते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। यानी कि वो क्या हैं? ये उन्नत किस्म के बीज हैं, जो क्या क्या करते हैं? आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं।
ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्स इन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में आपने सुना भी होगा कि हरित क्रांति ने क्या किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब ये हरित क्रांति हुई तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनाई गई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने बात करी ये अपनाई गई। एग्रीकल्चर मशीनरी का बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आज के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी आ गई हैं जिनका यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। आपका एक होमवर्क रहेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, ये आपको पता करना है। नाउ थर्ड फैक्टर था सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि अगर आप लैंड पे जो खेती कर रहे हैं वो खेती के योग्य भी तो होनी चाहिए, वो फर्टाइल होनी चाहिए। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप अ, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और बार बार आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे सॉइल के लिए या क्रॉप के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जब बार बार हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियाज को और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं जो कि हमारे प्लांट के ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड भी बहुत ज़रूरी है। लेबर के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेजेस। कुछ फार्मर्स हैं जो अपने खुद के खेतों में काम करते हैं, कुछ हैं जिनके पास नहीं है तो वो दूसरे खेतों में, दूसरे के जो खेत हैं उन पर काम करेंगे, दूसरा का जो फार्म है वहाँ काम करेंगे और उसके बदले में उनको एक वेजेस मिलता है, भत्ता मिलता है। अब ये जो वेजेस हैं वो वेरी कर सकते हैं रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटीज़ टू अनदर। यानी कि फॉर एग्जांपल रीजन टू रीजन, ऐसा नहीं है कि अगर एक गांव है जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक गांव है जो कि महाराष्ट्र में है, तो दोनों जगह पे जो वर्कर्स हैं जो दूसरों के लैंड में काम कर रहे हैं, फार्म में काम कर रहे हैं, उनको सेम वेज मिलेंगे, वो अलग अलग मिलेगा। वो वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ जो वैल्यू है, मनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। क्रॉप टू क्रॉप भी अलग अलग होता है। अगर आप गेहूं की फसल में कोई काम कर रहे हैं, उगा रहे हैं, और चावल की, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। आप कर क्या रहे हैं? ठीक है, अभी आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, आप सीड सोइंग कर रहे हैं, या फसल पक गई है उसको काट रहे हैं, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ का भी वेजेस अलग अलग होगा। नाउ कैपिटल, कैपिटल के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटल: वर्किंग, फिक्स्ड एंड ह्यूमन कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लैंड एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम गांव के माहौल की बात करें, गांव की बात करें जो हम कर रहे हैं, विलेज पालमपुर की, तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं और उनके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हमें पता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट, एक कैपिटल एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटे किसान क्या करते हैं, वो लार्ज फार्मर से पैसा बोरो करते हैं या मनी लेंडर से पैसा बोरो करते हैं, और वो भी हायर इंटरेस्ट पर। नाउ सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, ये एक लास्ट फैक्टर है कि हमने प्रोडक्शन कर लिया तो सिर्फ प्रोडक्शन को रखना ही नहीं है, उसको सेल आउट भी करना है मार्केट में, तभी तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट, प्रॉफिट मिलेगा। सो स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, जो किसान लोग हैं, वो बड़े फार्मर्स को यानी मीडियम और लार्ज फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। लार्ज फार्मर्स जो उनके पास सरप्लस है वो अपने लिए कुछ रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, उसके बाद जो बचता है सरप्लस उसको मार्केट में डायरेक्टली सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। मार्केट से ट्रेडर्स जो होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो खरीदते हैं और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग टाउन्स में, सिटीज़ में जाके शॉपकीपर्स को वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये पूरी एक चेन है, चेन ऑफ मार्केट है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और फिर फाइनली फिनिश्ड गुड जो है वो सेल आउट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है आपका, लास्ट टॉपिक है कि पालमपुर में फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, जो खेती कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा लोग क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। सो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। हमने पहले ही बताया था कि पालमपुर में 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो 25% लोग क्या हैं, नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हैं,
कुछ ट्रांसपोर्टेशन में है, कुछ डेयरी प्रोडक्शन में है और कुछ शॉपकीपिंग में है। ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी एंड शॉपकीपिंग आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक आ सकते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई जीप चला रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं जिनका लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनसे अपनी अर्निंग कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग आपको पता ही है, डेयरी प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन और दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में है। शॉपकीपिंग, गाँव में छोटे-छोटे दुकानदार होते हैं, जो डेली की ज़रूरतें जो हैं चीज़ें हैं वो बेचते हैं, तो ये भी उनका एक बिज़नेस है। लास्ट वन इज़ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये छोटे लघु उद्योग हैं, जस्ट लाइक इसका जो एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, पापड़ मेकिंग का ले सकते हैं। ये वो जगह स्मॉल स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके लिए बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लोग अपने घर से ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पापड़ मेकिंग है, महिलाएं कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। या फिर अगर पालमपुर विलेज की बात करें तो वहाँ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था, जैगरी यानी गुड़, गुड़ का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड़ जो है वो भी एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है। गाँव में ही, खेतों में ही लोग उसका प्लांट लगा लेते हैं और वहाँ जो जैगरी है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर में मेनली जो आपको फोकस करना है, जो समझना है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पालमपुर को एग्जांपल लेकर ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझाने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर में, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल के टाइप्स, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये किस तरह से प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।